आइए आज हम बात करते हैं आरएस मेंस में सेकंड जो हमारा पेपर होगा उसकी जो सेकंड यूनिट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो उसमें कहीं मेंशन है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंटरनेट के बारे में। तो आओ सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हमको पता होनी चाहिए और फिर एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा जिसके बाद में हम आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए अभी कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो आपका जवाब होगा कंप्यूटर की हाल ही में पांचवी जो जनरेशन है वो हमारी चल रही है। तो एक बार तो हमें इसकी 1 से लेकर 5 तक की जनरेशन की कंपैरिजन पता होना चाहिए कि किस जनरेशन में क्या हुआ। ठीक है, तो आइए आप लोग देखते जाएं। सबसे पहले बात करें फर्स्ट जनरेशन की, फिर सेकंड जनरेशन, फिर हमारी थर्ड जनरेशन, हमारी मतलब कंप्यूटर की, एंड फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो सबसे पहले बात करें कि जो फर्स्ट जनरेशन है इसके अंदर आप बात करें कि इनपुट कैसे दिया जाता था। तो उससे भी पहले आप एक बात समझो कि जो फोर्थ जनरेशन थर्ड जनरेशन है इसके अंदर आप देखेंगे तो कीबोर्ड आया, कीबोर्ड इसके अंदर आता है। साथ ही में इसमें देखेंगे तो मॉनिटर मॉनिटर इसमें आता है। तो अगर आपको ध्यान रखना है एक छोटा सा कि आज का जो कंप्यूटर है उसके अंदर कीबोर्ड और मॉनिटर जो आता है वो कौन सी जनरेशन के अंदर आता है, तो आपका जवाब होगा थर्ड जनरेशन के अंदर। तो आप कहेंगे कि जो कीबोर्ड है ये कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। तो फिर जो आपकी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन है इनमें इनपुट डिवाइस क्या था, तो याद रखना फर्स्ट जनरेशन में भी पंच कार्ड था, पंच कार्ड इनपुट के तौर पे, और सेकंड जनरेशन में भी क्या था, पंच कार्ड था। ठीक है, और आप जैसे कि कह रहे हैं कि साहब इसमें प्रोसेसर क्या था, तो प्रोसेसर के तौर पे हम बात करें तो प्रोसेसर के तौर पे अगर हम बात करें या एक बार आउटपुट के लिए देख लें, आउटपुट, तो आउटपुट कैसे था, तो हमने देखा यहां पे मॉनिटर आ गया और उसके बाद में प्रिंटर वगैरह लग जाते हैं, तो हमें इस बात समझ में आ जाती है। तो अब एक छोटी सी बात समझनी है कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में जो आउटपुट था वो क्या था, तो वो भी कहेंगे कि सब आउटपुट भी हमें पंच कार्ड के द्वारा मिलता था, पंच कार्ड, और यहां भी क्या है, पंच कार्ड के द्वारा हमें मिलता है। और थर्ड जनरेशन में हम देखेंगे तो जो आईसी है वो आ जाती है। थर्ड जनरेशन में हमें क्या मिल जाती है, आईसी एज ए प्रोसेसर के तौर पे मिल जाती है। तो आईसी प्रोसेसर के तौर पे मिलती है। तो हम बात करें कि प्रोसेसर है वो फर्स्ट और सेकंड में क्या था, तो देखो फर्स्ट में तो आपको पता होगा जो वैक्यूम ट्यूब है वो प्रोसेसर थी, याद रखना, वैक्यूम ट्यूब है वो प्रोसेसर के तौर पे थी फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में आप देखेंगे तो क्या आ गया था, तो आप कहेंगे ट्रांजिस्टर आ गया था, ट्रांजिस्टर ये सेकंड जनरेशन में आ गया था। थर्ड जनरेशन में एज ए प्रोसेसर क्या आ गया था, आईसी आ गई थी। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे डेटा स्टोर कहां पे होता है, तो स्टोरेज की बात करें तो आपको पता है कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर स्टोरेज है वो मैग्नेटिक डिस्क में था। किस में था जी, मैग्नेटिक डिस्क में था। ओके, एंड सेकंड जनरेशन में बात करें तो आप कहेंगे कि सर यहां पे टेप आ गई थी, टेप और डिस्क आ गई थी। ठीक है, और थर्ड जनरेशन में बात करें तो हमने कहा जैसे कि आईसी हमारे वही सब चिप वगैरह इस्तेमाल की जाती है। अब बात करें कि सर जो फोर्थ जनरेशन है इसका प्रोसेसर क्या है, देखो कीबोर्ड वगैरह ये तो चलते रहेंगे, तो यहां पे बात करें कि फोर्थ जनरेशन का जो प्रोसेसर है वो क्या आ गया था, तो प्रोसेसर के तौर पे VLSI आ गई थी, वेरी लार्ज स्केल पर जो प्रोसेसर होने लगा था तो VLSI आ गई। और जो फिफ्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन के अंदर भी प्रोसेसर की बात करें तो आपका था यही अल्ट्रा VLSI। ठीक है, ये बात यहां तक आपको समझ में आई होगी। तो एक चीज यहां पे समझने की जरूरत है कि अगर हम इनकी पीढ़ियों को देखें तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए बेसिक तौर पे कि पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर है वो कौन सी पीढ़ी में आया था, तो आपका जवाब होगा वो थर्ड जनरेशन के अंदर कीबोर्ड और मॉनिटर आ गया था। अब आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के तौर पे किसका इस्तेमाल होता था, तो आप कहेंगे पंच कार्ड के इस्तेमाल होता था। फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेसर कैसा होता था, तो कहेंगे वैक्यूम ट्यूब होती थी। सेकंड जनरेशन में क्या आ गया था, तो ट्रांजिस्टर था। और स्टोरेज की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज है वो मैग्नेटिक डिस्क में होता था और सेकंड जनरेशन में टेप आ चुकी थी। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में देखो क्या हुआ, सबसे पहले इनपुट के तौर पे देखें तो कीबोर्ड वगैरह इनपुट के तौर पे आ गए थे, और एक बड़ा परिवर्तन हुआ प्रोसेसर का, तो प्रोसेसर अब आईसी आ चुका था थर्ड जनरेशन के अंदर। फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में आप देखेंगे तो VLSI आ चुका था। तो
तो अब सवाल ये उठता है कि सर फोर्थ और फिफ्थ में डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए आप इतना समझना, जो फिफ्थ जनरेशन वाला जो कंप्यूटर है उसके अंदर दो चीजें हैं, एक है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का जो कंप्यूटर है उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पाई जाती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पाई जाती है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो आजकल का जो आपका मोबाइल है वो कहेंगे कि वो फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर के सीरीज में है। इसके अलावा वॉइस रिकॉग्नाइज भी आप देखेंगे, वॉइस रिकॉग्नाइज कर लेता है कि पांचवी पीढ़ी का जो आप अपना कंप्यूटर है वो आवाज को भी रिकॉग्नाइज करता है। जैसे आप लोग देखते हो ना, बोल के टाइप कर लेते हो अपने मोबाइल से, तो वो वॉइस रिकॉग्नाइज के अंतर्गत भी आता है। तो ये 5 पीढ़ियों का एक छोटा सा कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी और 5वीं पीढ़ी। आज जो चल रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं हमारे पास। तो एक बेसिक आइडिया मिला कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। अब हम आगे चलते हैं कि साहब ये जो कंप्यूटर हैं इनके अंदर होता है नेटवर्किंग। तो वो नेटवर्किंग क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक बार इतना कॉपी कर लो, आप इतना देखो, नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चीजें समझा देता हूं क्योंकि आपका मेंस का एग्जाम है और डेट भी बहुत नजदीक है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इन चीजों को कवर करें। और मैं आपके मेंस में जो साइंस टेक वाला पूरा सिलेबस है ये कंप्लीट करा दूंगा। मतलब यूं कहें कि जो सेकंड यूनिट है आपकी वो आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी। साइंस टैग और कंप्यूटर से लेकर जो भी है सारे डेटा आपको दे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं नेटवर्किंग के बारे में। देखो आप समझो, नेटवर्किंग और इंटरनेट। तो सबसे पहले हम बात करें कि नेटवर्किंग है क्या, इसको थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। तो देखो, एक कंप्यूटर को किसी अन्य कंप्यूटर से जोड़ने का जो तरीका है वही नेटवर्किंग है। तो नेटवर्किंग कौन कौन सी होती है याद रखना। सबसे पहले बात करें PAN। PAN का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्किंग, पर्सनल एरिया नेटवर्किंग। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप अपने रूम में बैठे हो, आप अपने रूम में आपके कंप्यूटर से अपने मोबाइल को आपने कनेक्ट कर रखा है, उसी जो मोबाइल है उसके व्हाट्सएप में को आप कंप्यूटर में खोल सकते हो, अपने लैपटॉप में खोल सकते हो। तो मतलब एक सर्टेन एरिया को आपने क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैन नेटवर्क, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्किंग। याद रखना ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है, ठीक है। तो आपने कहा अपने कंप्यूटर को आपने अपने कंप्यूटर से आपने अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रखा है, मोबाइल को, तो ये कनेक्टिविटी एक छोटी सी है, तो इसे बोलते हैं पर्सनल एरिया कनेक्टिविटी या नेटवर्किंग। सेकंड हम बात करें तो वो हमारा है LAN, LAN LAN। देखो ये है लोकल एरिया नेटवर्किंग। मान लीजिए एक छोटा सा एरिया जो पर्सनल से थोड़ा सा वाइडर एरिया में जाए तो ये लोकल एरिया नेटवर्किंग के अंतर्गत आ जाता है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे आप देखेंगे WAN, तो इसको बोलते हैं वाइल्ड एरिया नेटवर्किंग। तो मान लीजिए थोड़ा एरिया आपका और बढ़ गया, मतलब आपने पूरी कॉलोनी को कनेक्टिविटी में ला दिया, तो वो आपका होगा वाइल्ड एरिया नेटवर्किंग। उसके बाद में आगे देखें तो वो होता है मैन। तो मैन का मतलब यहां पे है मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग या नेटवर्क। आपने पूरे शहर को आपने नेटवर्क से कनेक्ट किया है तो वो है MAN, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया। और एक आता है आपका CAN, कैन। देखो ये वाला है वो पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस को, तो आप बोलेंगे कैंपस एरिया नेटवर्किंग, कैंपस एरिया नेटवर्किंग, ठीक है। और याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व के कंप्यूटर को जोड़ना है तो उसके लिए आप कहेंगे तो वो है इंटरनेट। क्या है जी, इंटरनेट। तो पूरे विश्व भर के कंप्यूटर को जोड़ने के लिए तो सबसे बड़ा जो नेटवर्किंग जो कनेक्टिविटी है वो क्या है, इंटरनेट है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है नेटवर्किंग क्या है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर को जोड़ने का जो तरीका है वो नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है समझाइए, तो आप कहेंगे ये नेटवर्किंग के प्रकार है PAN, LAN, WAN, MAN, CAN और इंटरनेट। तो ये नेटवर्किंग होगी। तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना है, कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर डिवाइस को कनेक्टिविटी है, वही आपकी नेटवर्किंग कहलाती है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा नेटवर्किंग एरिया कौन सा है, तो आप कहेंगे इंटरनेट है। आपसे कहा जाए सबसे छोटा कौन सा है, तो ये है। आपसे कहा जाए कि कैंपस एरिया नेटवर्किंग क्या होती है, तो आप बता सकते हो कि एक पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पूरे एरिया को कनेक्टिविटी से जोड़ना, वो क्या कहलाता है आपका
कैंपस एरिया नेटवर्किंग कहलाता है। ठीक है जी, तो ये थोड़ी कनेक्टिविटी के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। ये बात समझ में आई आप लोगों को? चलो आगे चलते हैं। तो ये नेटवर्किंग के बारे में आपने देखा। अब थोड़ा और समझते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि साहब ये जो इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, ठीक है, और एक हाँ जी एक होता है इंट्रानेट। इनमें क्या डिफरेंस है? इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ये क्या होता है आपको समझिए। जैसे इंटरनेट के बारे में तो आपने देख लिया कि ये नेटवर्किंग का सबसे बड़ा लेन होती है जो पूरे विश्व पटल में एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़े रखती है, तो वो हमारा इंटरनेट हो गया। अब बात आती है इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रानेट क्या होता है। तो देखो, इंटरनेट होता है, इंट्रानेट वो क्या होता है कि क्लोज जो नेटवर्क है उससे कनेक्टिविटी, नेटवर्क से कनेक्टिविटी। जैसे आप अपने कमरे में हो और कमरे में यहां कोई डिवाइस रखा, उस डिवाइस से आपने कनेक्टिविटी दिखाई है, तो आपका है इंट्रानेट कनेक्टिविटी, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा होता है एक्स्ट्रानेट कनेक्टिविटी, क्या होती है? तो इसको थोड़ा समझने के लिए आप क्या क्या करेंगे, जैसे आपके रूम में और पास कॉलोनी का कोई रूम है दूसरा, उसके अंदर आपका एक कंप्यूटर रखा हुआ है, यहां आपके पास एक कंप्यूटर रखा हुआ है, इन दोनों कंप्यूटरों को कनेक्टिविटी दिखाई जाएगी, तो वो कहलाएगा एक्स्ट्रा नेट। क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा नेट कहलाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो आपने इतना जाना इंट्रानेट, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट क्या होता है। अब थोड़ा और बढ़ते हैं, छोटी छोटी, बहुत जल्दी मैं चाहता हूं कि आप छोटी छोटी बातों को समझ लो, जिससे आपके आंसर राइटिंग में आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं नेटवर्क के लिए। तो ये नेटवर्क कनेक्टिविटी होती क्या है, तो नेटवर्क को देखते हैं कि नेटवर्क है कैसा, क्या नेटवर्क होता है। देखिए, यहां एक घर है या सिस्टम है, इस सिस्टम से कोई कंप्यूटर है, वो दूर कहीं पर एक दूसरा घर है, ठीक है, इसमें यहां पे कंप्यूटर रखा हुआ है। तो यहां से अगर आप इधर वाले कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी दिखाओगे, तो आपको पता है कि जिस रेंज से यहां पे सिग्नल जा रहे हैं, सिग्नल का मतलब आयाम, एल्टीट्यूड, आयाम, जिस आयाम से सिग्नल जा रहे हैं वो क्या उस आयाम तक वहां पर पहुंच पाएंगे? नहीं ना, बोलो हाँ या ना। तो ये कनेक्टिविटी अगर इस तरह से नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि लंबी रेंज होने की वजह से यहां पर आप बोलेंगे कि जो सिग्नल जा रहे हैं वो कमजोर हो जाएंगे। तो उन सिग्नल को अगर आपको मजबूत करना है कि वो सिग्नल वापस आए, तो बीच में एक लगा देते हैं रिटर्न्स। क्या लगाते हैं? रिपीटर्स। रिपीटर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि रिपीटर्स क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम पर, दूर रखे हुए सिस्टम को जोड़ना है एक लाइन के द्वारा, तो सिग्नल की या आयाम की कमी को वापस पुनः भरने के लिए, कि जो क्षति हो चुकी है उसको वापस भरने के लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटर्स बोलते हैं, जो इसके आयाम को बढ़ाता। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से, मान लीजिए 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ये यहाँ पे भेजा गया और ये 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे यहाँ ये पहुंचा, डेटा पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ समझिए। तो ये इतना ही यहाँ पर पहुंचे, उसी फ्रीक्वेंसी से सिग्नल यहाँ पर पहुंचे, तो उसके लिए बीच में एक डिवाइस लगा दी जाती है जिसको क्या बोलते हैं? रिपीटर्स बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ रिपीटर्स के बारे में बात समझ में। तो एक तो ये हो गया पहला, रिपीटर्स के लिए। दूसरी बात करें आगे, ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि एक रिपीटर लगाने की जरूरत पड़ेगी, सिग्नल की कमजोरी है, केवल एक कनेक्टिविटी दिखाई जा रही है। अगर हम आगे बात करें हब की, हब क्या होता है? अब ये देखो हब में क्या, थोड़ा सा समझना। हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं ऐसे, ये मान लीजिए कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 और कंप्यूटर 4। अब मैं चाहता हूं कंप्यूटर 1 का कंप्यूटर 3 के पास कोई मैसेज जाए, तो अगर यहां से कमांड दी जाएगी तो हब में क्या होगा? ये हब सभी के पास भेजेगा, सभी के पास। कंप्यूटर 1 के पास भी जाएगा, कंप्यूटर 1 से 2 के पास भी जाएगा, 3 के पास भी जाएगा, 4 के पास भी जाएगा। अब मुझे बताओ, मुझे भेजना 3 के पास था, तो 4 और 2 के पास ये किसी काम का नहीं रहा। बोलो हाँ या ना। तो ये होता है हब, कि भाई एक कंप्यूटर के द्वारा मैसेज सभी कंप्यूटर, जुड़े हुए सभी कंप्यूटर के पास भेजा जाए, तो वो कनेक्टिविटी हब कनेक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, लेकिन इसकी कमी क्या है कि मुझे भेजना 3 के पास था, लेकिन ये मैसेज सबके पास जाता है। बात समझ में? तो ये हो गया हब कनेक्टिविटी। तो ये इतना खास नहीं था। फिर और डेवलपमेंट हुआ,
तो यहां समझ में आया ना, एक के पास मैसेज भेजा, सबके पास गया तो हब बन गया। ठीक है, कमी क्या है, क्योंकि साहब जिनको मैसेज चाहिए नहीं उनके पास भी पहुंच रहा है, तो किस काम का है, तो ये हब हो गया। तीसरे नंबर पे बात करते हैं ब्रिज के बारे में कि ब्रिज क्या होता है। ठीक है, देखिए ब्रिज में क्या होता है थोड़ा समझिए कि ये ब्रिज है और यहां कंप्यूटर C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है और ये आपका क्या है C4 है, और यहां पे बना हुआ ब्रिज। अब ब्रिज में क्या है कि ब्रिज वाला सिस्टम आप थोड़ा सा समझिए। ब्रिज में ऐसा होता है कि ये कंप्यूटर इस लाइन के इधर के जो कंप्यूटर है इनके एड्रेस का पता होता है और इसका एड्रेस है इसको पता होता है। तो इस लाइन के ब्रिज के एक तरफ के कंप्यूटर का एड्रेस जानता है और दूसरी तरफ के कंप्यूटर का एड्रेस जानता है। तो कहने का मतलब अगर C1 से कोई मैसेज मतलब 1 से मैसेज जाएगा तो ये कहेगा कि ये तो इधर ही है, तो ये C4 को नहीं भेजेगा। तो अब क्या कहोगे, C1 से जो मैसेज गया है वो C2 और C3 के पास गया है, C4 के पास नहीं गया है। तो यहां थोड़ा ये हब से थोड़ा सा ब्रिज ठीक हुआ कि ये एक एरिया के जब मतलब मुझे पता है कि ये इस ब्रिज के इधर वाले सिस्टम को मैसेज नहीं जाना, ये उधर वाले को जाना है। जैसे मेरे को C3 को भेजना था तो मुझे पता है कि C3 का है दूसरी साइड में, तो ये दूसरी साइड के कंप्यूटर्स को मैसेज भेजेगा। लेकिन इसमें भी एक कमी है कि साहब मुझे भेजना C3 के पास था लेकिन जा रहा किसके पास, C2 के पास भी जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ब्रिज वाला सिस्टम आपको समझ में आया, ये दो भागों के एरिया को डिटेक्ट करता है, उनके एड्रेस के हिसाब से भेजता है। तो ये आपका ब्रिज सिस्टम था। ठीक है, ये भी इतना कोई खास नहीं, इसको भी डेवलपमेंट हुआ उसमें। तो ब्रिज देखा आपने, पहले आपने देखा कि रिपीटर्स क्या काम करता है, उसके बाद में हब देखा, फिर ब्रिज देखा। ठीक है, अब बात करते हैं स्विच की। स्विच, अब ये क्या होता है जरा देखिए। अब स्विच में क्या होता है कि आपने वापस वो 4 कंप्यूटर ऐड कर दिए। मान लीजिए समझाने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 और ये आपका क्या C4 है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, थोड़ा समझने की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये सबसे मतलब यूं कहें जिसके पास भेजना था, जैसे मान लीजिए मैंने ये भेजा, तो ये क्या करता है एक एक का, इस कंप्यूटर के पास इसका भी इसका भी इसका भी एड्रेस पता है। स्विच को सबका पता है। जैसे अगर आप C1 से मैसेज अगर C3 के पास भेजोगे तो वो C3 के पास जाएगा, क्योंकि आपने यहां पे कमांड क्या दी कि एड्रेस किसका लिखा है, C3 का, तो ये C3 के पास जाएगा। अगर आपने C2 का मैसेज लिखा तो C2 के पास जाएगा, C4 का लिखा तो C4 के पास जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्विच लाइन बोलते हैं। बात समझ में कि नहीं। तो ये सबसे बेस्ट रहा कि हाँ भाई हमें जिस कंप्यूटर के पास मैसेज भेजना है उसी के पास जाएगा। तो ये आपने देखा स्विच सिस्टम। यहां तक बात समझ में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वैन कैसे बनती है, आगे थोड़ा सा और समझते हैं। इसकी कनेक्टिविटी को और कैसे बढ़ाया जा सकता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, एक यहां पे आपने स्विच लगा दिया, स्विच, और इससे आपने कनेक्टिविटी कर ली। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 कंप्यूटर है और ये आपका C4 है। ऐसे आपने एक दूसरा स्विच तैयार कर लिया। ठीक है, और यहां से आपने वापस जोड़े, तो ये C5 है, ये आपका C6 है, ये आपका C7 और ये C8 है। ठीक है, अब आपसे कोई बात समझनी हो कि भाई स्विच 1, और देखो अब इसने क्या तैयार किया, इसने एक लैन तैयार कर ली, LAN लैन नंबर 1, और यहां पे तैयार होगी लैन। देखो लोकल एरिया नेटवर्क तैयार कर लिया आपने, यहां भी लोकल एरिया नेटवर्क तैयार हो गया, वो नंबर 2 है। अब लोकल एरिया नेटवर्क 1 को लोकल एरिया नेटवर्क 2 के द्वारा जोड़ना है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है राउटर। तो एरिया लैन एरिया 1 और लैन एरिया 2 लोकल एरिया नेटवर्क 1 को लोकल एरिया नेटवर्क 2 से जोड़ना है। तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक राउटर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा जी, राउटर। बात समझ में नहीं। और जैसे ही राउटर लग जाएगा तो यहां से जो नेटवर्क बनेगा वो WAN वाइड एरिया नेटवर्क तैयार हो जाएगा। तो लोकल एरिया को वाइड एरिया में कन्वर्ट करने के लिए एक राउटर की आवश्यकता होती है। अब आप देखो क्या करोगे कि अब ऐसा काम हुआ, C1 से मैसेज मुझे अगर C8 पे भेजना है तो भी मैं भेज सकता हूं, C1 से मैसेज मुझे C6 पे भेजना है तो भी मैं भेज सकता हूं, क्योंकि इसको सबके एड्रेस पता होता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये उम्मीद भी मैं करूं कि आपको दो लाइन को कनेक्टिविटी के लिए किसकी आवश्यकता होती है, राउटर की आवश्यकता होती है। तो ये कनेक्टिविटी में आपको समझ में आई हुई। तो एक तो ये बात समझ में, लाइन लगा दी। इसके अलावा और क्या चीज पड़ती है, एक मॉडेम की आवश्यकता और पड़ती है, वो भी देखिए। मॉडेम क्या होता है उसको भी थोड़ा समझिए। अब आप मैसेज भेज रहे हो, लेकिन मैसेज किसके थ्रू जा रहे हैं उन चीजों को भी हमें समझना कि कंप्यूटर में डिजिटल होता है और जो लाइन होगी वो क्या करती है, एनालॉग डेटा लेती है। ये बात आपको समझना है। तो अगर आपको मैं ये कहूं कि कंप्यूटर 1 से C1 से अगर कंप्यूटर C तक
कनेक्टिविटी कर रहे हैं किसी वायर के द्वारा, बोलो हाँ या ना। तो आप ये कहेंगे कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है वो डिजिटल डेटा होता है। कैसा डेटा होता है? डिजिटल। और यहां भी क्या मिलेगा आपको? डिजिटल डेटा मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो वायर है इसके अंदर आपको देखोगे तो क्या कहेंगे? एनालॉग डेटा मिलेगा। तो साहब आपने भेजा डिजिटल, वायर के अंदर जा रहा है एनालॉग, और कंप्यूटर में वापस हमारा कंप्यूटर यहां डिजिटल चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करे, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे। तो उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? यहां पे मॉडेम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं जी? मॉडेम। तो मॉडेम क्या करता है? याद रखना, मॉडेम है वो डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बात आप समझना। तो जो इंफॉर्मेशन होगी वो डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू वापस डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं। एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि ट्रोपोलॉजी क्या होती है। अगला पॉइंट हमारा है ट्रोपोलॉजी। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी। देखो टोपोलॉजी क्या है? वे टू कनेक्ट नेटवर्क। नेटवर्क को कनेक्ट करने का जो तरीका है वही टोपोलॉजी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोपोलॉजी नंबर 1, वो है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस टोपोलॉजी, इसको देखते हैं। आप देखिएगा, मैंने एक वायर लिया, ये वायर है, ठीक है। इस वायर को मैं बोलूंगा बैकबोन। क्या बोलूंगा? बैकबोन। और इससे एक कंप्यूटर यहां मैंने कनेक्ट कर दिया, एक कंप्यूटर यहां कनेक्ट कर दिया, एक कंप्यूटर यहां कनेक्ट कर दिया, एक कंप्यूटर यहां कनेक्ट कर दिया। तो आप क्या कहेंगे कि एक बैक लाइन से बहुत सारे कंप्यूटर्स को मैं ड्रॉप लाइन के द्वारा, ये लाइन जो होगी वो क्या होगी? ड्रॉप लाइन। ड्रॉप लाइन द्वारा कनेक्ट करता हूं। ये ड्रॉप लाइन, डीपी बोल रहा हूं, डीएल बोल देते हैं, डीएल, डीएल। ये क्या है? डीएल। ड्रॉप का मतलब यहां से कोई इंफॉर्मेशन जा रही है इस लाइन से, ये जो वायर दिख रहा है आपको, इससे, इस ड्रॉप लाइन से कोई इंफॉर्मेशन जा रही है, कोई सूचना जा रही है, और वो सूचना ड्रॉप हो रही है इस सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर। तो ये कहलाती है आपकी एक बस जैसी संरचना है, ये मान के चले, तो इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी क्या होता है? वे टू कनेक्ट नेटवर्क। नेटवर्क को कनेक्ट करने का जो तरीका है वो टोपोलॉजी, उसमें सबसे पहले बस टोपोलॉजी है। अब देखो ये इतनी प्रभावशाली क्यों नहीं है? बेसिक थी, स्टार्टिंग की थी, तो ऐसे ही कुछ कर रहे थे। ये इसलिए नहीं है क्योंकि अगर देखो बैक लाइन या बैकबोन खत्म हो गया तो इसका मतलब हमारी सारी इंफॉर्मेशन बर्बाद होगी, किसी के पास कोई सिस्टम में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है। तो ये लाइन ही खराब होगी तो इसका मतलब यहाँ पे ड्रॉप हो सकता है। तो ये थी आपकी बस टोपोलॉजी, ठीक है। इतना मतलब आउटलाइन तैयार कर लो, आंसर राइटिंग में बहुत फायदा होगा आपको। तो पहली टोपोलॉजी कौन सी थी? बस टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी का मतलब तो समझ में आ रहा होगा आपको, हाँ, वे टू कनेक्ट नेटवर्क। अब बस टोपोलॉजी के बाद में हम आगे अगर चलते हैं तो सेकंड नंबर पे हम देखते हैं, आ जाइए, वो आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है जरा देखिए। कुछ भी नहीं करना, एक सिस्टम है कि एक सिस्टम यहां लगा दिया, एक सिस्टम यहां, एक सिस्टम यहां है और एक सिस्टम यहां है। इन सभी सिस्टम्स को आपने एक रिंग के संरचना में जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी रिंग टोपोलॉजी। से कंप्यूटर एक यहां लगा हुआ है, C2 यहां है, C3 है, C4 है, इनको आपने कनेक्ट कर दिया। तो इसमें भी एक दिक्कत है। इसमें एक दिक्कत कैसे है कि जैसे मान लीजिए अगर ये कंप्यूटर खराब हो गया तो यहां से आप मैसेज भेज रहे हो C4 को, तो इनका एक ही वे होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो एक अगर हो गया तो पूरा सिस्टम ही टूट गया ना, है ना, बोलो। तो ये रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद में नंबर अगर हम बात करें, थर्ड हो गया हमारा। हाँ, अच्छा, आगे चलते हैं स्टार टोपोलॉजी पे। इससे पहले एक बार एक टोपोलॉजी और पढ़ लेते हैं, वो है मैश टोपोलॉजी। जरा देखो मैश टोपोलॉजी क्या होती है। मैश टोपोलॉजी देखो कि जो रिंग टोपोलॉजी है उसी में आपने देखा था ये सिस्टम इससे कनेक्ट है, ये इससे है, ये इससे है और ये इससे। अब मैश में क्या करो, इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो, तो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो गए ना। तो इसी को बोलते हैं मैश टोपोलॉजी, सॉरी टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है और ये क्या होती है? आपकी मैश टोपोलॉजी। इसमें एक खास बात है, जैसे ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब आप देखो, आपको मैसेज भेजना है 1 से 3 को, ठीक है। तो आप जानते हो अगर कंप्यूटर नंबर 2 भी खराब हो गया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट 3 से भी जुड़ा हुआ है। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये होती है मैश टोपोलॉजी आपकी। अब एक और आती है स्टार टोपोलॉजी, वो क्या होती है वो भी देख लीजिएगा। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी,
स्टार टोपोलॉजी में कुछ भी नहीं है, आप तो ये समझ के चलो एक सर्वर है, याद रखना सर्वर है, और सर्वर से आपने क्या कर रखा, सिस्टम्स को जोड़ रखा है। तो अगर एक सर्वर के द्वारा अगर आप सिस्टम को जोड़ के रखोगे तो एक स्टार जैसी संरचना है, इसी को हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, अब अगर बात करें तो एक हमारे पास आता है लास्ट, वो देखें तो वो हमारे पास है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, अब देखो ट्री टोपोलॉजी में क्या है कि एक कंप्यूटर है हमारा, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें देखें एक कंप्यूटर, अब हमारे पास एक कंप्यूटर, इस कंप्यूटर से एक दूसरा कंप्यूटर यहां जुड़ा है, उससे मैंने क्या किया, बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ दिए, फिर एक कंप्यूटर को आगे हर एक कंप्यूटर से इससे और सारे कंप्यूटर जोड़ दिए। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये कंप्यूटर है, इससे मैंने एक कंप्यूटर यहां जोड़ा, फिर उससे भी बहुत सारे कंप्यूटर यहां पे जोड़ दिए, ये जोड़ दिए। अब यहां प्रत्येक से और जोड़ते जाओ कि एक कंप्यूटर से कई कंप्यूटर जोड़ दें और ये श्रृंखला चलती रहे, तो इसी को बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई कि ये सब नेटवर्किंग के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी नेटवर्किंग क्या होती है, कौन सी लाइन है, ये बात यहां तक क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर नेटवर्क तैयार कैसे किया जाता है। तो नेटवर्क दो तरह से कनेक्टिविटी दिखाई जाती है, एक होती है वायर के द्वारा, वायर वाली, एक होती है वायरलेस वाली। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिएगा, नेटवर्किंग की बात करें तो जो नेटवर्किंग की जाएगी दो तरह से की जा सकती है, वायर के थ्रू और एक होती है वायरलेस। ठीक है, अगर वायर के थ्रू अगर हम बात करें तो वायर है वो दो तरह के हो सकते हैं, तार दो तरह के हो सकते हैं। एक तार आपका होता है, जो पहले टीवी का तार देखते होंगे तो वो ट्विस्टेड आता था, ट्विस्टेड वायर। इसके अंदर एक तार के ऊपर दूसरा तार ट्विस्ट किया होता था, वो इसलिए होता है कि उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं वो बरकरार रहे। और एक आप देखेंगे तो आजकल जो होता है वो कॉक्शियल होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ये वायर, इसके अंदर ही एक वायर और है, तो ऐसा वाला होता है। और अब जो चल रहा है वो चल रहा है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। इसके अंदर क्या होता है कि अंदर है वो ग्लास है और ग्लास के ऊपर है वो प्लास्टिक का कवरअप है, तो उसमें क्या है, वायर नहीं होकर ग्लास के थ्रू दिया जाता है, तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, अब बात करते हैं वायरलेस की। तो वायरलेस से कनेक्टिविटी कितने प्रकार से देखते हैं हम जनरली, तो एक तो हम देखते हैं ब्लूटूथ के द्वारा, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। एक हमारा होता है हॉटस्पॉट के द्वारा। ठीक है, एक हम क्या कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू, और एक हम कर सकते हैं वाई मैक्स के थ्रू। अगर वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करें तो देखो, पहले तो आप देखो वायर के द्वारा कनेक्टिविटी देखोगे तो आजकल कौन सा चल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर है वो प्रकाश के जो सिद्धांत है, प्रकाश का जो परावर्तन का सिद्धांत है उसी में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें लाइट ग्लास लगा दिया जाएगा और रिफ्लेक्शन के थ्रू वायर आपका क्या करेंगे कि डेटा है वो आपको ट्रांसमिट किए जाएंगे। तो याद रखना आजकल जो चल रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर वाला चल रहा है। ठीक है, प्रकाश तंतु के सिद्धांत पे कार्य करता है, याद रखना। और बात करते हैं वायरलेस की, तो वायरलेस में आप देखोगे तो ब्लूटूथ से किसी सिस्टम की कनेक्टिविटी हो सकती है, हॉटस्पॉट से कनेक्टिविटी हो सकती है, वाईफाई के थ्रू कनेक्टिविटी हो सकती है। और वाईफाई में आप देखोगे तो हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, एक घर है हमारा और घर के सभी सिस्टम्स को हम कनेक्टिविटी में रखते हैं तो वाईफाई इस्तेमाल होता है। लेकिन हमें अगर पूरे शहर को ही एक कनेक्टिविटी दिखाई जाती है उसको बोलते हैं VIMAX, वाई मैक्स कनेक्टिविटी। एक्स है वाई मैक्स कनेक्टिविटी, तो ये कनेक्टिविटी के सिस्टम बन जाएंगे। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो, दो क्वेश्चन तैयार हो सके। कंप्यूटर की तमाम पीढ़ियों की तुलना कीजिए, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, क्या नए डेवलपमेंट हुए वो मैंने बताया। दूसरा, कनेक्टिविटी कितने प्रकार की होती है, लाइन कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये तमाम क्वेश्चन आप बना सकते हो। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टोपोलॉजी किसे कहते हैं, टोपोलॉजी के प्रकार को समझाइए, तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आउटलाइन मैंने तैयार की, तो इसी के बेसिस पे आप लोग अपना आंसर तैयार कर सकते हो। धन्यवाद।